हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स और अभी हम पहुंच चुके हैं क्लास 9 की पॉलिटी की बुक में। और उसके हमने 4 अध्याय पढ़े और इसमें हम पढ़ेंगे 5वां चैप्टर, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। आइए देखें इसमें क्या है। सबसे पहले इसकी भूमिका दी गई है, जिसमें है पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के बुनियादी तत्वों की चर्चा की। अध्याय 3 में हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। अध्याय 4 में हमने जाना कि लोकतंत्र को कुछ ऐसी व्यवस्था संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हो। ये तत्व जरूरी है, पर लोकतंत्र के लिए किन्हीं दो का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है अधिकारों का उपयोग। उनकी मौजूदगी भी सरकार में लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है। बहुत सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जरूर जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं के का निर्माण करते हैं। इस पुस्तक में आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से बात शुरू करते हैं। इसमें हम चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का क्या मतलब है और हमें इसकी जरूरत क्यों है। पिछले अध्याय की तरह पहले सामान्य बातों और फिर भारत पर केंद्रित चर्चा होगी। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का उपयोग कैसे करता है, उनकी रक्षा कौन करेगा और इनको लागू कौन करेगा। आखिर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है और हाल के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है। सबसे पहला पॉइंट इसी क्रम में आता है, अधिकारों के बिना जीवन। इस किताब में हमने चर्चा की, अधिकारों की चर्चा बार बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले अभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थानों को पुराने अध्यायों के अधिकारों की चर्चा के आधार पर भर सकते हैं? तो इसको अगर भर सकते हैं तो भरने का प्रयास कीजिए। ये है प्रिय श्री टोनी ब्लेयर। सबसे पहले तो यही कि आप कैसे हैं। मैंने 2 साल पहले आपको पत्र लिखा था, आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? मैं बहुत दिनों तक आपके जवाब का इंतजार करता रहा, पर आपका जवाब आया ही नहीं। क्या आप मेहरबानी करके मेरे सवाल का जवाब देंगे? मेरे पिता जेल में क्यों बंद हैं? वे दूरदराज के गुआंतानामो में बे में क्यों रखे गए हैं? मुझे अपने पिता की कमी बहुत खलती है। मैंने अपने पिता को 3 वर्षों से नहीं देखा। मैं जानता हूँ कि मेरे पिता ने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि वे बहुत अच्छे आदमी हैं। लोग भी मेरे पिता के बारे में बहुत आदर के साथ बात करते हैं। आपके बच्चे आपके साथ क्रिसमस मनाते हैं, पर मेरे भाई और बहनों के पिछले 3 वर्ष से पिताजी के बिना ही ईद मनाई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे उम्मीद है कि इस बार आप मेरे पत्र का जवाब देंगे। धन्यवाद। ये है असल अमीन अल बन्ना, उम्र 9 साल के, 7/12/2005 का पत्र। फिर है गुआंतानामो बे का जेल। अमेरिका फौज के दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित एक इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। अनस के पिता अमील अल बन्ना उन 600 लोगों में से एक है। इन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तारी होने
और गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना नहीं दी गई। इन कैदियों की जगह जलीन के परिवार वालों को भी अखबार के माध्यम से ही खबर मिली कि उन्हें भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी इनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। अमेरिकी सेना के ने इन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और इसी से फैसला किया कि उसे जेल में डालना है किसे नहीं। न तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और न ही कि ये कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाजा खटखटा सके। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार ही व्यवहार नहीं किया जा रहा। उनके कैदियों ने भूख हड़ताल करने के इस स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया या नाक से रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों के अधिकार एक रूप से निर्दोष करार दिया गया था, उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच में इस बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इस अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। फिर है सऊदी अरब के नागरिक अधिकार। गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहां की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आजादी देती है, इस पर गौर करें। जरा इन तथ्यों पर विचार करें। ये तथ्य है, पहला है, देश में एक वंश का शासन चल रहा है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। शाह की विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं, जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके खिलाफ उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है, लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई खबर नहीं दे सकती। कोई धार्मिक आजादी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों के कमतर का दर्जा मिला हुआ है और इन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां ऐसी स्थिति मौजूद है। अगला पॉइंट है, कोसोवो में जातीय नरसंहार। आप ये सोच सकते हैं कि ये चीजें सिर्फ राजशाही में चल सकती हैं और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। पर कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो एक अब टूटकर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा ही थी, पर पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग बहुसंख्य थे। उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल की। उनकी सरकार ने कोसोवो में अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो। अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें। कोसोवो के एक शहर अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। 74 वर्षीय बतीशा होस्का अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेट के साथ बैठी ही आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोट की आवाज सुनी और पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है।
तभी उनका दरवाजा खोलकर 5-6 सैनिक दस्ता दनदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीसा याद करती है, उन्होंने इज्जत की छाती में 3 गोली दाग दी। उनके सामने ही उनके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उनकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और उन्हें भाग जाने को कहा। वे अभी दरवाजे के बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उनके पास न मकान था, न पति और न शरीर पर पहनने कपड़ों के अलावा कोई अन्य चीज। समाचारों में आई यह कथा उन हजारों अल्बानियों लोगों के साथ हुए बर्ताव के में से एक की सच्चाई बताती है। और याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही है जो लोकतांत्रिक चुनाव से जीतकर सत्ता में आया था। जातीय पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में सबसे बड़े नरसंहार हुए हैं। इसमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर यह क्रम थमा। मिलोसेविक की ये सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। ये कुछ खुद से करने के योग्य जानकारी और यह है अपने तर्क विचार से करने योग्य जानकारी। इसके अगला पॉइंट है लोकतंत्र में अधिकार। हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया है उन सब पर विचार कीजिए। हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए। गुआंतानामो बे के कैदियों, सऊदी अरब की औरतों और कोसोवो में अल्बानिया लोगों और भारत में 1984 तथा 2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों ने कई बार के बारे में सोचिए। अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो तो आप उपयुक्त घटनाओं को न होने देने के लिए क्या करेंगे? शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा सबसे उनके सम्मान का ख्याल और समान अवसर जरूरी हो। जैसे आप यह चाह सकते हैं बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ्तार न किया जाए और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाए तो उससे अपना पक्ष रखने और उसको निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीजों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी को जिन चीजों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उनमें हमें तार्किक नजरिया अपनाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें सबको उपलब्ध करानी है। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही न रहे, उन पर अमल भी हो और लोग ऐसा न करने करें उनको सजा भी मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी, अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को अन्य इन न्यूनतम चीजों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है। अधिकार क्या है? अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से बिना डर, भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर बिना चाहे जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों को ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान न हो और कोई कष्ट न हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपको अपने बारे में किए हुआ दावा दूसरों पर भी समान रूप से लागू हो। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दें या नुकसान पहुंचाएं। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की किसी से टूट जाए और आपके अधिकारों को कुछ न हो। यूगोस्लाविया के सर्ब लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे, तो हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि
हम किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता में साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें। हम कुछ दावे कर दें सिर्फ इतने भर से वह हमारा अधिकार नहीं होता। उस पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिससे हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, समाज किस चीज को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। इसलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता। आज सऊदी अरब में उसको वोट का अधिकार न होना भी अजीब लगता है। जब समाज के मान्य कायदों को लिखित पढ़त में ला दिया जाता है तो उसको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। गुआंतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का इससे उसे गलत बताने की सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो उन्हें लागू करा दे। यह कानून कुछ दावों में को मान्यता देता है तो कुछ उनको लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते, इनका उल्लंघन करते हैं तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें 3 बुनियादी चीजें होनी चाहिए। अधिकार लोगों को तार्किक दावे जिन्हें समाज में स्वीकृत और अदालतों द्वारा मान्यता मिली हो। फिर अगला पॉइंट है कि लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनने जाने का अधिकार है। लोकतंत्र चुनाव को इसके लिए लोगों को अपने विचार को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आजादी का होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मनमानी न करे। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे हैं। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहे तो स्थिति बिगड़ सकती है। यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। यह संभव है वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा न करे। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिया जाने की जरूरत है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक सरकार शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप से दर्ज होते हैं। इसी के साथ हम अगला पॉइंट पढ़े तो वो है भारतीय संविधान के अधिकार। विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी यह अधिकार संविधान में दर्ज है। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा गया जाता है। अध्याय 3 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात करता है। मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहारिक रूप देते हैं। यह अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। आप जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या आप इन्हें बता सकते हैं? एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों का ठीक ठाक क्या मतलब होता है? आइए एक एक इनके करके इन पर नजर डालें। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। हमारा संविधान कहता है कि भारत सरकार में किसी
व्यक्ति को कानून के सामने समानता का या कानून के संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कानून व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का राज भी कहते हैं। कानून का राज किसी लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई खेतिहर मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या धर्म, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता है। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको दोषी घोषित किया था, लेकिन अब जब तक मामला चला, उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत जाना पड़ा। इसके पक्ष में सबूत देने पड़े, कामकाज दाखिल करने पड़े। इस बुनियादी स्थिति को संविधान के समानता के अधिकार में कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करके और साफ किया। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान, होटल और सिनेमाघर जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीजें ऊपर से बहुत सरल लगती हैं, पर जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। सरकारी नौकरी पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। उपरोक्त अधिकारों का किसी भी नागरिक को रोजगार के योग्य नहीं करार दिया जा सकता या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचार का, यह समानता का अधिकार, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, और है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के खिलाफ अधिकार, यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सारे हैं क्या? मौलिक अधिकार। जो टोटल मौलिक अधिकार हो गए 6। तो नौकरी के भेदभाव नहीं किया जाता। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देते हैं। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब हर किसी को उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार रखना। समानता का मतलब है हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर उपलब्ध कराना है। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए भी कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण यही करता है। इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट कहाँ गया स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रबल छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यह छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं, यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिससे किसी खास जाति में जन्म लेने पर से लोगों की नीची नजर से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान में छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है।
ये एक चित्र है, इससे आपको क्या समझ में आता है? ये आप खुद से करने योग्य जानकारी है। ये हम पढ़ सकते हैं, जिसमें छुआ-छूत के अनेक रूप। 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआ-छूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेखमाला लिखी। वे देश के अनेक स्थानों पर गए और पाया कि अनेक स्थानों पर चाय की दुकान पर 2 तरह के कप रखे जाते हैं। एक दलित के लिए, दूसरा बाकी लोगों के लिए। हजाम दलितों के बाल नहीं काटते, दाढ़ी नहीं बनाते। दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता है। दलित दूल्हों को बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। दलितों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं लिए दिया जाता या उनके पानी भर लेने से के बाद हैंडपंप को धो दिया जाता है। ये सभी काम छुआ-छूत की परिभाषा के दायरे में आते हैं। क्या आप इनके अपने इलाके में कुछ ऐसे ही उदाहरण सोच सकते हैं? इसके बाद में हमारा अगला अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का न होना है। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल न होना, न सरकार का न व्यक्ति का। हम समाज में रहना चाहते हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं। कोई हमें यह आदेश न दे कि इसे ऐसे करो, वैसे करो। इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी है। वो स्वतंत्रताएं इस प्रकार है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्व ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता और कोई भी काम करने, धंधा चुनने और पेशा करने की स्वतंत्रता। याद रखिए कि हर नागरिक को यह स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता हो। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा न कर सकती। आप वह सब करने के लिए आजाद हैं जिससे दूसरों को परेशानी न हो। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। इसी कारण समाज में व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर हुए कि कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। अभिव्यक्ति की आजादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी व्यवस्था है, विशेषता है। अभिव्यक्ति की आजादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूप में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने की हमारी विचार और अभिव्यक्ति का विकास होता है। अपनी राय दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कि कई सौ लोग एक ही तरह के से सोचते हो, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आजादी है। आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं और अपने माँ बाप, दोस्त या रिश्तेदार से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना कर करने को स्वतंत्र हैं। आप अपने विचारों पर को पर्चा छापकर या अखबार पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं, पर आप इन स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहकर उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुल्म निकालने का अधिकार है। वे यह सब किसी समस्या पर चर्चा करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं, पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक व्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसा किसी
जैसे किसी कारखाने में मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर में कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है, असंभव है कि उसमें कि उस शहर को देखा भी न हो या यहाँ उसका कोई संपर्क न हो, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांवों से निकलकर शहरों में और देश के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करने बस जाते हैं। पेशा चुनने के मामले में भी ऐसा ही स्वतंत्रता प्राप्त है। आपको कोई भी यह आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ एक काम करें, या वह महिलाओं से यह नहीं कहा जा सकता कि फला काम करने उसके लिए नहीं है। पिछड़ी और कमजोर जातियों के लोगों से नहीं कहा जा सकता कि वे अपने परंपरागत पेशे में ही रहें। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर। इसका मतलब यह है कि जब एक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाती है तो उसे मारा नहीं जा सकता। इसका यह मतलब है कि कानूनी आधार होने पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकती है। अगर वे ऐसा करने हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला है, गिरफ्तार या हिरासत के लिए एक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है। दूसरा पॉइंट है, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। ऐसे व्यक्ति को वकील के विचार विमर्श करने और उसके बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। आइए एक बार फिर से गुआंतानामो बे और कोसोवो को याद करें। इन दोनों ही मामलों में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी दो चीजें, जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था। ये एक पैराग्राफ आप इस वीडियो को पॉज कर पढ़कर अपनी राय रख सकते हैं। अगला हमारा अधिकार है शोषण के खिलाफ अधिकार। स्वतंत्रता को बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिकों को यह अधिकार भी हो कि कोई उनका शोषण न कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण न हो सके। संविधान में खास तौर पर 3 बुराइयों का जिक्र होता है, जिक्र किया गया है और उन्हें गैर कानूनी घोषित किया है। पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिकों के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूरों को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में भी कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करा सकता। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए उन्हें के कानून बनाए गए हैं। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सलाई बनाने, पेंटिंग और रंग रोगन जैसे कामों के में बाल मजदूरी रोकने के कानून शामिल हैं। इसके बाद ये वही उसी तरह की जानकारी है जिसे आप पढ़ सकते हैं, जिसमें अखबार की कुछ कटिंग और न्यूज के हिसाब से कुछ जानकारी दी गई है। अगला आप हमारा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी
शामिल हैं और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर से चौकस थे। उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व में अन्य देशों के समान भारत में अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामले को ही देखता है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच मामलों को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का समभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों में उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आजादी है, पर अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को साझा झांसा देकर, फरेब कर कर, लालच देकर उससे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आजादी है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति अपने मन में के अनुसार जो चाहे सो करे। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता। औरतों को कमतर मानने या औरतों की आजादी का हनन करने वाले नागरिक धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता या उसे सिर्फ सफेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्मनिरपेक्ष धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेष अधिकार देना भी नहीं है। न ऐसे शासन किसी व्यक्ति को की धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उससे रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। सरकार शैक्षिक संस्थाओं में किसी किस्म का धार्मिक निषेध नहीं होना चाहिए, धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। अगर किसी शैक्षिक संस्था का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वह वहां के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर हमारा अगला अधिकार आता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। आप हैरान हो सकते हैं कि हमारा संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर इतने चिंतित क्यों थे। बहुसंख्यकों के लिए ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं है? इसका सीधा सा कारण यह है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज्यादा ताकत दे देती है। अल्पसंख्यकों को भी भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है, अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव से पिछड़ते चले जाएंगे। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। अगला पॉइंट क्या इसी में है कि नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्था में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला देने से नहीं रोका जा सकता। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वाले बहुमत होगा, वहाँ अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है पर कर्नाटक में वे अल्पसंख्यक है। पंजाब में सिख बहुसंख्यक है पर राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में वे अल्पसंख्यक हैं। हमें अधिकार कैसे मिल सकते हैं? यद्यपि अधिकार गारंटी की तरह है, पर तब भी ये हमारे लिए काम के नहीं है। अगर इन
गारंटियों को मानने और लागू करने वाला न हो। संविधान के लिए एक मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू करने की मांग करने का अधिकार है। हमारे पास इन्हें लागू करने के उपाय हैं। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार एक अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो, पर जब इसमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालयों में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। मौलिक अधिकार की संविधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य अधिकारी और की गतिविधियों तथा फैसलों से उन ऊपर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता। कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम में मौलिक अधिकारों का हनन हो या उसमें कमी हो तो वह फैसला या काम अवैध हो जाएगा। हम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को उनकी नीतियों और फैसलों को या राष्ट्रीयकृत बैंक या बिजली बोर्ड जैसे अन्य उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकारों के मामले में दखल दे सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती हैं और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती हैं। अध्याय 4 में हमने देखा कि हमारे देश की न्यायपालिका सरकार और संसद में स्वतंत्र है। हमने यह भी देखा कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकार के लिए जो कुछ जरूरी हो वह करने में सक्षम है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है, पर अब अगर मामला सामाजिक हित का हो तो ऐसे मामलों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून का या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामलों को विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। इसके बीच में दी गई जानकारी देखते हैं। इसमें है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में दिया गया है। क्या आपने ऊपर बने न्यूज कोलाज पर ध्यान दिया तो ये देखिए, इसमें किस तरह की न्यूज दी गई है। इनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जिक्र आया है। यह संदर्भ मानवाधिकार के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानव गरिमा के संघर्ष के बारे में है। विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों में गुजरात दंगे जैसे कई मामले हैं। इसके बारे में देश भर के लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेने और उनके दोषियों को नहीं पकड़ पाने के लिए मानवाधिकार आयोग संगठन का संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों की आलोचना करते हैं। ऐसे में पीड़ितों की तरफ से किसी को दखल देने की आवश्यकता थी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले की पहल की। यह 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग न्यायपालिका की तरह जज
न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार के से स्वतंत्र होते हैं। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसके आमतौर पर सेवानिवृत्त या जज या अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्त किया जाता है, किंतु इस पर अदालती मामलों के फैसले देने का दायित्व या बोझ नहीं होता है। तो यह पीड़ितों को उनके मानवाधिकार दिलाने में मदद करने का पर भी सारा ध्यान दे सकता है। इसमें संविधान प्रदत्त अधिकार भी शामिल होते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई वे संधियां और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल है जिन पर भारत ने दस्तखत किए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता, ये जिम्मेदारी अदालतों की है। आयोग का काम मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना है। यह उन मामलों की भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में या उन्हें रोकने के में सरकारी अधिकारियों पर अपेक्षा बरतने का आरोप हो। यह देश में मानवाधिकारों को बढ़ने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम भी करता है। आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट और अपने सुझाव सरकार को देता है या पीड़ित की ओर से अदालत में दखल देता है। अपनी जांच कराने के सिलसिले में इसके पास व्यापक अधिकार है। किसी भी अदालत की तरह चश्मदीद गवाहों को सम्मन भेजकर बुला सकता है, किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है, किसी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है, किसी जेल में जाकर जांच कर सकता है या घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। भारत का कोई भी नागरिक मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में इसके पास निम्नलिखित पते पर शिकायत भेज सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, INI, नई दिल्ली 11/00/23। आयोग के पास अर्जी भेजने की न तो कोई फीस है, न फार्म और न ही कोई तय तरीका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरह 26 राज्यों 10 दिसंबर 2018 की स्थिति में राज्य मानवाधिकार आयोग है, जिसकी जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है अधिकारों का बढ़ता दायरा। हमने इस अध्याय की शुरुआत अधिकारों के महत्व पर चर्चा से की थी, पर अध्याय के ज्यादातर हिस्से में हमारा ध्यान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा। आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं। यह सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत हैं। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया है। समय समय पर अदालतों ने इससे ऐसे फैसले दिए जिससे अधिकारों का दायरा बढ़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसी चीजें मौलिक अधिकारों का विस्तार है, इन्हीं से निकली है। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुका है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेवारी है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास किया है। यह अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के तहत ही है। हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने के का अधिकार है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को शामिल कर दिया है। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। संविधान इन अनेक दूसरे अधिकार भी हैं जो मौलिक अधिकार नहीं है, जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार है। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। कई बार मानवाधिकारों का भी विस्तार होता है। ये असल में सार्वभौमिक नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य हो भी सकते हैं और नहीं भी, और इन्हें इस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता जैसा कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था। दुनिया के लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे सर्वमान्य नैतिक दावों को माने, उन्हें कानूनी रूप दे। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और
प्रतिज्ञा पत्रों ने भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने में मदद की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोगों के संघर्ष से हासिल हुए हैं। समाज के विकास या नए संविधानों के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आए हैं। संविधान बनाने संबंधी अध्याय में सब हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले हैं। इसमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है निजता का अधिकार। इसके कारण नागरिकों को उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती, उनके फोन टैप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर पढ़ा नहीं जा सकता। फिर है पर्यावरण का अधिकार। ऐसे पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम के प्रति अनुकूल हो। फिर है पर्याप्त आवास पाने का अधिकार। स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच का अधिकार। किसी को भी आपात चिकित्सा देने के इनकार नहीं किया जा सकता। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार और निजता के अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसके बाद में हम अंतिम रूप से पढ़ें ये पैराग्राफ को, तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र। इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों में अनेक ऐसे अधिकारों को मान्यता दी गई है जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से सीधे नहीं जुड़े हैं। इसमें सभी नागरिक संधि रूप नहीं इनमें सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया है, लेकिन दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे एक मानक मानवाधिकार के रूप में देखते हैं। इसमें शामिल है काम करने का अधिकार। हर किसी को काम करने का, अपनी जीविका का उपार्जन करने का अवसर, काम करने के सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार तथा मजदूरों और उनके परिवार के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर लायक उचित मजदूरी का अधिकार, समुचित जीवन स्तर जीने के अधिकार में पर्याप्त भोजन, कपड़ा और मकान का अधिकार शामिल है। सामाजिक सुरक्षा और बीमा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बीमारी के समय इलाज, प्रजनन काल में महिलाओं के खास ख्याल और महामारी से रोकथाम। शिक्षा का अधिकार में है मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा तक समान पहुंच। इस अध्याय में आए कुछ महत्वपूर्ण या जटिल शब्दों को अगर देखें इस शब्दावली वाले टॉपिक में, तो वो थे प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र का मतलब होता है नियमों और सिद्धांतों को कायम करने वाला व्यक्ति, समूह या देशों का वायदा। ऐसा बयान या संधि का पर दस्तखत करने वाले पर इसके पालन की कानूनी बाध्यता होती है। फिर है दावा। सभी नागरिकों, समाज या सरकार में किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग। दलित, ऐसी जाति जिसमें जन्मा व्यक्ति जिसे दूसरी जातियों के व्यक्ति छूने लायक नहीं समझते। दलितों के लिए अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जातीय समूह, मानव जाति का ऐसा समूह जिसमें लोग आपस में एक मूल समन्वयक वंश के हो। एक जातीय समूह के लोग सांस्कृतिक आचरणों, धार्मिक विश्वासों और ऐतिहासिक स्मृतियों के जरिए जुड़े होते हैं। सम्मन, अदालत द्वारा जारी एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत में सामने पेश करने के लिए कहा गया हो। अवैध व्यापार, अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरुष या बच्चों की खरीद बिक्री। फिर है रिट, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया औपचारिक लिखित आदेश। फिर है एमनेस्टी इंटरनेशनल, मानवाधिकारों के लिए काम करने वाला कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये संगठन दुनिया भर के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है। इसी के साथ ये चैप्टर और ये जो क्लास 9th का पॉलिटी की बुक है वो भी यहीं समाप्त होती है और हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे क्लास 9th की अर्थशास्त्र की, या जिसका इकोनॉमिक्स इंग्लिश में कहें तो इकोनॉमिक्स वाली बुक, जिसके में भी 4 से 5 अध्याय होंगे। तो उसका पहला अध्याय हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।